मैं अजय सर आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हुआ हूँ और मैं जो टॉपिक नंबर 1 में जो बताया था आपको कि अधिगम एवं शिक्षण के विषय में जो प्रस्तावना बताया था, सनाप्सिस जो रूपरेखा बताई थी, अब उसके बाद हम आपसे चर्चा और परिचर्चा करने जा रहे हैं। और शुरुआत करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। जैसे मेरे कहने का उद्देश्य है कि जो मैं बताने जा रहा हूँ तो आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक की भांति जब आप सीखेंगे तो आप क्या है जल्दी सीख लेंगे, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि जो हम ये सीखने के लिए आए हैं, हम क्या हैं विद्यार्थी हैं, तो आप जल्दी नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए क्या होता है, हमें विद्यार्थी नहीं वह स्थान चाहिए जो हम जानना चाहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि हम बीएड कॉलेज में ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आए हैं, तो हमें क्या करना है, हम जहाँ भी जाएंगे, जिस विद्यालय में मेरा चयन होगा, वहाँ पे बच्चे जैसे आएंगे उनको हम कैसे गाइड कर सकें। वहीं प्रशिक्षण महाविद्यालय में वो क्या सिखाया जाता है आपको कि किस प्रकार बच्चों को हम अच्छे ढंग से गाइड कर सकें तनाव मुक्त होकर के। ठीक है, तो जो भी हम अब आपको बताएंगे वह आपको एक अध्यापक की बन करके उसको सीखना है कि अध्यापक जब जाएगा तो वहाँ कौन सी समस्याएं क्या आएंगी, उन सबको ध्यान में रखते हुए आपको प्रशिक्षण लेना है। जो आज से मैं बताऊंगा वह आप इतना ध्यान रखिएगा कि हम प्रशिक्षण ले रहे हैं एक अध्यापक बन करके, और आपके अध्यापक के भी अध्यापक हम हैं, यानी हम आपके गुरु हैं, टीचर के भी गुरु हैं। हम बताएंगे कि क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या आपको कैसे करना है। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम हमने तो बता दिया, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या होता है वहाँ वह आपको गाइड करना होता है। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए अब हम एक बार पुनः आपको बताते हैं कि अधिगम एवं शिक्षण, जैसा कि हम बताए थे, अधिगम को क्या होता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखना होता है, व्यक्ति क्या करता है जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो अब हम चलते हैं इस पे प्रस्तावना, जो आपको हम बताए थे कि प्रस्तावना, या बहुत से लोग परिचय भी लिखते हैं, इसको इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कहते हैं। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि प्रस्तावना क्या होता है, कितने शब्दों में लिखना चाहिए, समय ज़्यादा न लेते हुए। हमको जो है प्रस्तावना के लिए कम से कम 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कहने का मतलब कम से कम 10 लाइन में, यानी कम से कम 50 शब्दों में होना चाहिए। प्रस्तावना हमें यह बताता है कि हम पूरे जो टॉपिक है, यानी जो क्वेश्चन पूछा है कि अधिगम का अर्थ एवं विशेषताएं बताइए, उस अधिगम के विषय में हम क्या कहना चाहते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि शुरू से अंत तक, उत्तर के शुरू से अंत तक हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, हमारी योजनाएं प्रस्तावित क्या हैं। जैसे कोई विद्यालय में फंक्शन होता है तो योजनाएं प्रस्तावित हो जाती हैं कि 26 जनवरी है, आने वाला भी है, तो 26 जनवरी है, उस दिन क्या क्या कार्यक्रम होगा और किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है, वही होता है प्रस्तावना। तो उससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि क्या स्टूडेंट जो है क्या लिख रहा है और क्या कहना चाहता है। ठीक है ना, तो यही हम कहने के लिए आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप समझ गए तो आपको कभी परेशानी नहीं होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो अधिगम क्या होता है, भिन्न भिन्न राइटरों ने भिन्न भिन्न चीज़ें लिखी हैं। जैसे पीडी पाठक है, पीडी पाठक, रीता चौहान, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, सुरेश भटनागर, बहुत सी पुस्तकें इन लोगों की शिक्षा मनोविज्ञान की आती है।
शिक्षा मनोविज्ञान की बुकें आती हैं, पीडी पाठक की भी आती हैं, रीता चौहान की भी हैं, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह की भी हैं, सुरेश भटनागर की भी हैं, और से भी राइटर आते हैं, डॉक्टर एस के मंगल भी हैं। तो भिन्न भिन्न राइटरों ने क्या किया है, इन्होंने अपने जो प्रस्तावना है उसमें अपने अपने विचारों को उन्होंने व्यक्त किया है। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इनके विचारों को ही लिखें, हम अपना अलग से भी कुछ नए ढंग से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये लोग हैं, पीडी पाठक की बुक है शिक्षा मनोविज्ञान, और रीता चौहान की है, अरुण कुमार सिंह की है, सुरेश भटनागर की है। सबसे अच्छा समझने में आसानी आपको पीडी पाठक की बुक होगी। पीडी पाठक की बुक में बहुत ही आसानी से लिखा गया है। अरुण कुमार सिंह की भी अच्छे शब्द हैं, रीता चौहान का भी है, तो आप देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। सुरेश भटनागर में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी समझने में आपको, अरुण कुमार सिंह में कठिनाई होगी, लेकिन पीडी पाठक की बुक जो आप लेंगे वो क्या है, उसमें बहुत अच्छा से दिया गया है। लेकिन कहने का मेरा अर्थ है, मेरा लिखने का उद्देश्य यह था कि जो आप यहाँ पे बताने जा रहे हैं, हम उसको क्या करेंगे, हम इन्हीं राइटरों की पुस्तकों का अध्ययन करके अपने विचार को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। क्योंकि कभी भी किसी की परिभाषा गलत नहीं होती है, तो वो परिभाषाएं हैं, तो उन परिभाषाओं को भी बताएंगे। तो अब इसके बाद हम चलते हैं प्रस्तावना पे कि अधिगम का प्रस्तावना क्या होता है। रीता चौहान लिखते हैं कि नवजात शिशु जन्म के समय क्या करता है, नवजात शिशु जन्म के समय के असहाय होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है कुछ न कुछ सीखता है। कुछ राइटरों ने लिखा है कि मोमबत्ती जो है, मोमबत्ती जलती है और बच्चा क्या करता है, माँ उस मोमबत्ती को के पास से बच्चे को बार बार हटाती है, और एक समय ऐसा आता है कि बच्चे का जो हाथ है वो जल जाता है, क्योंकि ध्यान हट जाता है। किसी राइटर ने लिखा है इन्हीं किताबों में कि माँ तावे पर रोटी सेकती है। सुरेश भटनागर लिखते हैं कि माँ तावे पर रोटी सेकती है और बालक क्या करता है, तावे के पास हमेशा बार बार जाता है, और माँ क्या करती है, हटा देती है। लेकिन उसमें हम चाहे तो नया उसमें क्या शब्द जोड़ सकते हैं। जैसे उसी समय मोबाइल पे क्या होता है, घंटी आती है और माँ जो है मोबाइल को रिसीव करके बात करने लगती है, ध्यान क्या होता है, भंग हो जाता है। जब ध्यान भंग हो जाता है तो बच्चा क्या होता है, हाथ को से जा करके तवे को पकड़ लेता है और हाथ बच्चे का जल जाता है। तो फिर उसके बाद दोबारा बच्चा वह उस तवे जैसी जितनी भी वस्तुएं देखता है रखी हुई, वह उसके पास कभी दोबारा नहीं जाता है। ठीक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, माँ का ध्यान भंग हुआ और हाथ जो है क्या हुआ, बालक का जल गया। अब बालक क्या है, उस तवा जैसी जितने भी वस्तुएं आकृति देखता है वह उस वस्तु को नहीं छूता है। तो बच्चे ने क्या किया, सीख लिया। तो ये आपका प्रस्तावना हो गया। अब हम चलते हैं अधिगम का अर्थ। अधिगम का अर्थ, अधिगम का अर्थ, सीखने का अर्थ क्या हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि बालक विद्यालय जब आता है तो कुछ न कुछ सीखता रहता है। विद्यालय आता है, घर पर पहले बालक का जन्म हुआ, बालक ने घर पे सीखा। प्रथम शिक्षिका उसकी माँ थी, द्वितीय शिक्षिका उसकी गुरु कौन है, विद्यालय के टीचर। तो अधिक समय बच्चे का विद्यालय पर ही बीतता है, इसलिए बच्चा ज़्यादा विद्यालय पर ही सीखता है। क्योंकि ग्रुप में बच्चा का अधिकतर समय क्या होता है, विद्यालय पर गुजरता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि बच्चे का अधिकतर समय कहाँ होता है, विद्यालय पर ही गुजरता है। तो इसलिए बच्चा क्या होता है, ज़्यादा विद्यालय पर ही सीखता है। क्योंकि सभी बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे, यानी भिन्न भिन्न घरों से, सभी सम्मानित घरों से बच्चे विद्यालय में आते हैं, और सभी बच्चे आपस में दोस्त बनाते हैं और एक दूसरे से खेलते हैं और सीखते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका अधिगम का अर्थ। उसके बाद हम चलेंगे परिभाषा। परिभाषा जिस प्रकार प्रस्तावना मस्ट है, प्रस्तावना पर अंक मिलता है, उसी तरह से परिभाषा पे ही नंबर मिलता है। क्योंकि
मेरा बताने का उद्देश्य यह है कि जब आप कहीं भी एग्ज़ाम में बैठें तो तनाव न लें। कैसे होता है, जैसे एक प्रपोजल बनता है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में, प्रथम वीडियो में प्रपोजल बनाया था कि जब क्वेश्चन पूछता है कि अधिगम का अर्थ और विशेषताएं प्रकृति को लिखिए या कुछ भी पूछे, तो आपको सीधे सीधे प्रस्तावना अधिगम का अर्थ जो हम बताने जा रहे हैं इसको क्रम से देखते जाइए। तो परिभाषा होता है, ये रिसर्च होता है। ये जो महान वैज्ञानिक लोग होते हैं, मनोवैज्ञानिक, हम बात कर रहे हैं मनोवैज्ञानिक, शिक्षा शास्त्री। तो हम जो बात करने जा रहे हैं शिक्षा शास्त्री का, कि इन्होंने क्या क्या परिभाषाएं अधिगम के सीखने के लिए दिया है। अधिगम, ये लोगों का जो परिभाषाएं हम लिखते हैं, ये परिभाषाएं इन्होंने क्या किया है, शोध किया है, रिसर्च किया है, पीएचडी किया है इन्होंने। और किस पे किया है, अधिगम एवं शिक्षण पे किया है, कि कैसे सीखा जा सकता है, बच्चों को कैसे सिखाया जा सकता है। तो इन लोगों ने क्या किया है, शोध किया है। तो जब से आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर बोलते हैं इसको, जब आप पीएचडी शोध करते हैं या एमफिल करते हैं या एमएड में रिसर्च करते हैं, आप एमएड, एमफिल, पीएचडी, जब आप इसमें रिसर्च करते हैं, तो आपको पहले रिसर्च करने से पहले एक प्रपोजल तैयार करना होता है कि आप कहना क्या चाहते हैं, आप कितना जानते हैं। पहले आपको यह जमा करना होता है, और जो जानते हैं ठीक है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको बहुत ही समस्याएं आती हैं। तो इसलिए वो जो विधि है, यानी कहने का मतलब है जो परिभाषाएं हैं, इन लोगों ने अपने विचारों को क्या किया है, दिया है। तो जब हम रिसर्च करते हैं एमएड, एमफिल, पीएचडी में, तो हम क्या करते हैं, कम से कम हम लोग, अब ज़्यादा कर दिया है यूनिवर्सिटी में, कहीं कहीं अलग है, कहीं कहीं कम है, कम से कम 30 लोगों ने इस पे क्या किया हो, अधिगम एवं शिक्षण पे शोध किया हो। हम उन लोगों को क्या करते हैं, लाइब्रेरी में जाकर के, यूनिवर्सिटी में, हम जो रिसर्च हो चुका है इस टॉपिक पे, हम उस टॉपिक को देखते हैं कि इन्होंने अपनी परिभाषाएं क्या दी हैं, उसको हम नोट्स करते हैं। ठीक है, लाने के लिए अलाउ नहीं है, फोटो खींचने के लिए अलाउ नहीं है। उसके बाद एमफिल में भी है, तो इसमें ज़्यादा हो जाता है। अब इसमें क्या हो जाता है, 200। कम से कम आपने, इतने लोगों ने कम से कम शोध किया है, तो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो इन लोगों ने क्या किया है, शोध किया है, तभी आप उस टॉपिक को पर शोध कर सकते हैं। मेरा जो 1 मिनट, जो कहने का अर्थ है, जो रिसर्च, जो शोध हो चुका है, हम उस पे शोध करते हैं। क्योंकि रिसर्च का मतलब ही हो गया, का मतलब हो गया पुनः, अध्ययन, रिसर्च यानी शोध करना, बार बार शोध करना, पुनः शोध करना या अध्ययन करना, यानी बार बार अध्ययन करना। तो आप जब भी कोई भी शोध करेंगे, तो वह शोध क्या है, पहले हो चुका है, तभी आप उस पर शोध करने की आपको अनुमति प्रदान की जाएगी। तो मेरा बताने का उद्देश्य आपको यह है कि जब तक परिभाषा, जो डिफिनेशन है, जब तक परिभाषा आप नहीं लिखेंगे, आपका एथेंटिक नहीं माना जाएगा। उसी प्रकार से एमएड हो गया, चाहे एमफिल हो गया, चाहे पीएचडी हो गया, जब तक आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं लिखेंगे, जब से आप जांच नहीं कराएंगे, तब से आपका एथेंटिक नहीं माना जाएगा। तो रिसर्च बनाने से भी पहले हम क्या करते हैं, प्रपोजल बनाते हैं, प्रस्तावना बनाते हैं, समस्या का कथन बनाते हैं कि समस्या आपकी क्या है, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते हैं। तो इसलिए मेरा बताने का उद्देश्य था कि आप आसानी से प्रश्नों को लिखना जान सकें, उनके आंसर लिख सकें, कि आपको कम समय में रहते हुए भी आप एक अच्छा सा उत्तर लिख सकें। एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाए, हम उसको आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको समझिए आप। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन बाद में आपको जितने भी वीडियो मिलेंगे बहुत ही आसानी से मिलेंगे। अब हम चलते हैं परिभाषा। तो हम जब भी परिभाषा लिखेंगे, तो कम से कम 5 राइटर, 5 शिक्षा शास्त्री,
5 शिक्षा शास्त्री यानी 5 लोगों ने क्या कहा है, इस पे शोध करके उन्होंने क्या परिभाषाएं दी हैं। जैसे हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे क्रो एवं क्रो ने क्या कहा है, तो ये सब परिभाषाएं हैं। तो क्रो एवं क्रो ने, क्रो एवं क्रो के अनुसार, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रो एवं क्रो के अनुसार। अब यहाँ पे हम लिखने का जो मेरा क्रम है यहाँ से हो जाएगा। तो क्रो एवं क्रो क्या कहते हैं, हम उस टॉपिक को जानने का प्रयास करेंगे। तो क्रो क्या कहते हैं, अधिगम, अधिगम आदतों, अधिगम क्या है, सीखना, हैबिट। अधिगम यानी सीखने का जो आदत है, बच्चा क्या करता है, बार बार प्रयास किया जाता है, बच्चा बार बार सीखता है। तो अधिगम आदतों एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। का अर्जन है। अब इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे। कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी की परिभाषा लिखेंगे तो इन्वर्टेड कामा रहना चाहिए और लास्ट में इन्वर्टेड कामा क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। बहुत से लोग परिभाषाएं लिखते हैं और यह क्या करते हैं, नहीं लगाते हैं, इसलिए नंबर हम लोग भी नहीं देते हैं, क्योंकि छोटी छोटी पॉइंटें बहुत ही मिस्टेक करेंगे। तो सीखना है मतलब आप यहाँ भी आपको हम सिखा रहे हैं कि जब भी आप लिखिएगा तो क्रो एवं क्रो के अनुसार, भले ही इस परिभाषा में आप चेंज कर दीजिएगा, यहाँ पे कुछ भी चेंज कर दीजिएगा इसी के, क्योंकि बार बार रट नहीं सकते, मेरे रटने की जो क्षमता है वो बच्चा हम लोग नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ करके इसी शब्दों को समझ करके लिख सकते हैं कि क्रो एवं क्रो ने कहा है। तो क्रो ने अधिगम आदतों यानी जो बच्चा सीखता है, व्यक्ति सीखता है, उनकी आदत होती है, सीखने की आदत होती है, क्षमता होती है, वह कितना सीख सकता है, उन अभिवृत्तियों का वह क्या करता है, अर्जन करता है। यानी सीखने के दौरान जितनी भी गलतियां होती हैं उसे क्या करता है, व्यक्ति सीखता है और सीखने के दौरान क्या होता है, वह उसकी एक आदत बन जाती है। उस ये हो गया, पहला हो गया प्रथम, और हम दूसरा करते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या है, उडवर्थ के अनुसार। यहाँ पे हम लिखेंगे उडवर्थ के अनुसार, उडवर्थ के अनुसार, उडवर्थ के अनुसार यहाँ हो गया। अब हम जब भी लिखेंगे इन्वर्टेड कामा लिख करके लिखेंगे। उडवर्थ ने क्या कहा है, नवीन ज्ञान और नवीन परिस्थितियों, नवीन ज्ञान एवं नवीन परिस्थितियों, नवीन ज्ञान एवं नवीन परिस्थितियों के बालक सीखता है। इन्वर्टेड कामा बंद। अब कहने का अर्थ है इन्वर्टेड कामा बहुत ही मस्ट है। तो अधिगम आदतों में वृत्तियों का अर्जन है, तो समझ में आपको आ गया। अब उडवर्थ के अनुसार इन्होंने भी क्या किया था, रिसर्च किया था अधिगम एवं शिक्षण पे कि अधिगम एवं शिक्षण कैसे होता है। टीचिंग यानी जो शिक्षण होता है, ये क्या होता है, शिक्षण का कार्य। एक अध्यापक क्या करता है, क्लास समझाता है, तो शिक्षण के दौरान कैसे अपने सीखे हुए ज्ञान को बालकों के सामने प्रदर्शन करता है। प्रदर्शन का मतलब हो गया कि जो ट्रेनिंग लिया है कि कैसे हमें बच्चों के सामने किस सिस्टम से पढ़ाने का तरीका चाहिए, तो उस विधि से, उस नियम से हम बच्चे को गाइड कर सकें कि एक अच्छा सा टीचिंग सुचारू रूप से चल सके। तो कम से कम 5 इस तरह से आप अपने किताबों में देख लीजिएगा, बुकों में देख लीजिएगा। थॉर्नडाइक ने भी कहा है, स्किनर ने भी कहा है, सीखने के अधिगम को रिसर्च किया है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, सभी लोगों को लिख सकते हैं। अगर जब भी आप लिखें तो 5 हो गया, आप चाहें तो उससे अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से लिखने का तरीका जैसे रिसर्च में लिखा जाता है। मेरा समझाने का उद्देश्य यही है कि कम से कम आप लोग अच्छा से लिखें और अच्छे नंबर पाएं, और किसी भी एग्जाम में जाएं, परीक्षा में लिखने में क्या हो, आपको कठिनाई न हो।
तो ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम लिखेंगे, या आप अधिगम की प्रकृति लिख सकते हैं या अधिगम की विशेषताएं भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अधिगम की विशेषताएं कर देते हैं। अधिगम की विशेषताएं यानी हर व्यक्ति का क्या होता है, कुछ न कुछ विशेषता होता है। हर बच्चे के पास भी क्या होता है, जो बच्चे भिन्न भिन्न घरों से आते हैं क्लासरूम में, उनके पास कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं, क्योंकि वातावरण का प्रभाव समाज पे जरूर पड़ता है। यानी वह बच्चा जिस माहौल में रहता है वैसा ही परिवेश में वह सीखता है। ठीक है, तो अधिगम की विशेषताएं क्या होती हैं, निम्नलिखित होती हैं। यानी आप लिखेंगे कि निम्न होती हैं, एग्जाम में लिखने का तरीका निम्न होती हैं। और एग्जाम में हमने देखा है कि लोग क्या करते हैं, पूरा कॉपी ही भरना शुरू कर देते हैं। अधिगम सीखना है, विद्यालय में बच्चे जाते हैं ऐसे करके लिखते हैं। नहीं, पॉइंट टू पॉइंट, ताकि जो चेक करने वाला है वह क्या कर सके, आपको अच्छा नंबर दे सके कि आपने क्या लिखा है। तो विशेषताएं निम्न हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे 1, यानी कम से कम 10, 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर के हम 10 पॉइंट तक हमको लिखना है, यानी हम लिख सकते हैं। तो जब से हम 1 से 10 पॉइंट तक नहीं लिखेंगे, वो क्या होगा, नंबर एथेंटिक नहीं मिलेगा। जो चाहिए आपको वह नंबर नहीं मिल पाएगा। तो आइए हम चलते हैं अधिगम की विशेषताएं। तो अधिगम की विशेषताएं क्या हैं, सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। अब आप पॉइंट नंबर 1 करके इसमें चाहे तो कुछ लिख भी सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको समय का भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन को हमें समय से 25 मिनट में, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं, हमें प्रश्न को क्या करना है, कंप्लीट कर देना है। इसलिए हमको समय का भी ध्यान रखना है और हम उसमें अच्छा से का आंसर हम लिख सकें। तो सीखना क्या है, संपूर्ण जीवन चलता है। बालक माँ के गर्भ से आता है, जन्म लेता है, वह घर कुछ न कुछ सीखता है। फिर जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, विद्यालय आता है, विद्यालय में वह भिन्न भिन्न गतियों को सीखता है और क्या करता है, अपने जीवन काल का सीखा हुआ, जैसे आप बीएड कर रहे हैं, तो पूर्व ज्ञान, यानी पूर्व ज्ञान जो आपने क्या किया, बीए किया, एमए किया या बीएससी किया या एमएससी किया, तो ये सब ज्ञान क्या है आपके, बैचलर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स, बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस। मतलब कहने का अर्थ है कि इन कक्षाओं का जो ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है, वह आप सीख करके तो जो बीएड कर रहे हैं वह बीएड में क्या होता है, काम आता है। यह बातें किताबों में भी लिखी हैं और हम अपने से भी कह सकते हैं। ठीक है, ये अपनी परिभाषाएं हैं, क्योंकि किसी की परिभाषाएं कभी गलत नहीं होती। वह बताएंगे टाइप 2 त्रुटि में और टाइप 1 त्रुटि के अंतर्गत होती हैं। जब बता रहे हैं तो बता ही देते हैं आपको। टाइप 2 त्रुटि और एक होता है टाइप 1। तो टाइप 1 एरर में क्या कहते हैं हम, टाइप 1 एरर में हम ये कहते हैं कि हमने जो कहा वह होना चाहिए, वही आंसर आना चाहिए। अब क्या है, आप कई दिन से परेशान हैं, अब आपको वही पॉइंट चाहिए, वही अंक आना चाहिए, तो वह क्या होता है, नहीं आ पाता है। तो अब हम क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं, शिक्षक के पास, गाइड के पास बार बार जाते हैं। तो गाइड क्या बोलता है, अच्छा जब रीचेक यानी जैसे ही जांच का समय आता है, समिति आने वाली होती है, हम क्या बोलते हैं, अध्यापक बोलता है चलो ठीक है, अब हम जो कह रहे हैं वो करो। तो ये क्या हो गया, टाइप 2 त्रुटि। अब यानी डॉक्टर DN श्रीवास्तव एवं प्रीति वर्मा की सांख्यिकी की बुक है, आप उनका अध्ययन कीजिएगा, उसमें लिखा है कि टाइप 2 त्रुटि यानी जो मैं अब कहने जा रहा हूँ अब वही सत्य है। इसीलिए आप देखते हैं कि कहीं भी जजमेंट होता है, कोई भी न्यायालय का जज का फैसला सुनाता है तो क्या करता है, अब बहुत हो चुका, यानी जो अब मैं बोल रहा हूँ अब वह होना चाहिए। तो यही क्या करता है, गवर्नमेंट पे लगाम लगाता है, अब जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। अब यह नहीं चलेगा, टाइप 1 त्रुटि नहीं चलेगी, अब टाइप
टाइप 2 त्रुटि चलेगी, यानी जो मैं अब कहने जा रहा हूँ वह होगा। इसीलिए कोई भी बच्चा बीए में क्या करता है, कुछ भी लिखता है लेकिन फेल नहीं होता है। बीएससी की बात नहीं कर रहे हैं हम, एमएससी की बात कर रहे हैं, बीए में की बात कर रहे हैं। वह क्या करता है, कॉपी में देखेंगे तो कोई गाना लिख दिया है, कोई कुछ लिख दिया है, कोई अपनी समस्याओं को लिख दिया है, सोचता है कि बैठने से क्या फ़ायदा, कुछ न कुछ लिखा जाए, और उसको क्या किया जाता है, पास कर दिया जाता है। टाइप 2 त्रुटि के अंतर्गत पास कर दिया जाता है। इसीलिए क्या है, आप देखते हैं कभी कभी विद्यालय हो चाहे प्रशासनिक कार्य हो, उसमें क्या होता है, कोई बाधा नहीं पहुंचा पाता है। लास्ट में क्या होता है, जीत कॉलेज की ही होती है, बच्चों की नहीं होती है, क्योंकि टाइप 2 त्रुटि के अंतर्गत सब आता है। तो रिसर्च में सब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रिसर्च क्या होता है। तो ये पूर्व ज्ञान है, कहने का मतलब है कि जो सीखना संपूर्ण जीवन चलता है, जो आपने बीएड किया यानी जो करने सीखने के लिए आया है, जो एमएड कर रहा है, वो बीएड का ज्ञान प्लस बीएससी का ज्ञान, सब पूर्व ज्ञान को लेकर क्या करता है, अपना वह जो इतने अपने जीवन काल में यहाँ से वहाँ भ्रमण किया, क्या हुआ, उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, वो जो कठिनाइयों से गुजर के आया है वो उससे क्या है, वह सीखा, वह अनुभव उसके पास आया। तो वही है सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। यह अधिगम की विशेषताएं हैं, यानी कैसे आप सीख सकते हैं, विशेषताएं क्या हैं, सीखने की विशेषताएं क्या हैं। दूसरा है आपका सीखना परिवर्तन है। सीखना परिवर्तन है। बच्चा क्या करता है, घर पे रहता है और जैसे ही विद्यालय से आता है, एडमिशन होता है, उसका नामांकन होता है, और उसमें क्या होता है, कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में क्या होता है, बच्चे के परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो कैसे परिवर्तन होता है, बच्चा माहौल से परिवर्तन होता है, वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है विद्यालय पे, और बच्चा परिवर्तन आता है। यह नहीं कि हम विद्या को थोपें। बहुत से लोग अभिभावक सोचते हैं कि बच्चे के ऊपर क्या किया जाए, थोपा जाए, यानी हम शिक्षा को थोप नहीं सकते, बच्चे ग्रुप में ही सीखते हैं। कहने का अर्थ है बच्चे ग्रुप में ही सीखते हैं। सीखना परिवर्तन है, तो आप समझ गए कि परिवर्तन कैसे हो तो होगा। अब आप बीएड करने के पहले क्या था, बीएड के नाम पे आप कांपते थे। जैसे आपका एडमिशन हुआ, आप बीएड क्या करना समझ गए, आप विद्यालय आना शुरू किए, और आने से क्या हुआ, आप में परिवर्तन आया। क्यों? क्योंकि आपने फिलॉसफी, साइकोलॉजी, इन सब का क्या किया है, अध्ययन किया है। साइकोलॉजी का आपने मेन विशेष साइकोलॉजी का महत्व होता है मनोविज्ञान का, तो साइकोलॉजी का क्या किया है, आपने अध्ययन किया है कि बच्चों के सामने समस्याएं अवस्था के अनुसार बच्चों में समस्याएं क्या जन्म लेती हैं, उसको अब क्या करते हैं, जानते हुए कि मतलब बालक क्या है, 0 से 2 साल का है, 0 से 2 वर्ष, तो बच्चे के सामने समस्याएं क्या हो सकती हैं। ठीक है, 2 से 7 साल का है तो क्या है, 7 से 11 है तो क्या है, 11 से 16 वर्ष का है तो क्या है, समस्याएं क्या हो सकती हैं। तो मनोविज्ञान हमको अवस्थाओं के बारे में बताता है कि अवस्थाएं क्या होती हैं, उनमें कौन कौन सी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, उनको हम अध्यापक जानते हैं और क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। और इसलिए शिक्षा क्या होता है, सही ढंग से हम शिक्षा का संचालन क्लास में करते हैं। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हैं, इसको बताया जाएगा मनोविज्ञान के विषय में जब हम बताएंगे तो उसमें हम आपको परिचर्चा करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। परिवर्तन हुआ तो आप क्या थे, पहले बात में आपके पास गुस्सा आता था, लेकिन जैसे ही आपने कुछ दिन बीएड किया, अध्ययन किया साइकोलॉजी का, फिलॉसफी का, तो आपको पता चला कि नहीं, जो हम लोग बच्चों पे जो मार पीट देते थे, किसी हर बात को ले लेकर के पीट देते थे, अब वो हमको क्या करना है, वो हम जान गए हैं कि बच्चे क्या होते हैं, बालक और बंदर एक समान होते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सीखना सार्वभौमिक है। सीखना सार्वभौमिक है, यानी कहने का अर्थ है कि हम कहीं भी सीख सकते हैं, विद्यालय में सीख सकते हैं, समाज में सीख सकते हैं, जिस माहौल में रहेंगे, जिस परिवेश में रहेंगे, हम वहाँ भी सीख सकते हैं। आगे है आपका सीखना विकास है। सीखना क्या है, विकास है। विकास क्यों है, क्योंकि
सीखने से ही व्यक्ति का विकास होता है। गलती करता है, बार बार गलतियां करता है बालक, उसको हाथ पकड़ के बताया जाता है, माँ बताती है, अध्यापक बताता है, फिर उसके बाद क्या होता है, बच्चा लिखना जान जाता है, विकास होता है, फिर सीखता है, फिर गलतियां करता है, यानी जीवन पर्यंत गलतियां कुछ न कुछ करता रहता है। सीखना उद्देश्यपूर्ण है। सीखना क्या है, उद्देश्यपूर्ण है। आपका उद्देश्य है हमको सीखना है, बीएड की ट्रेनिंग हमको लेनी है, बच्चे का उद्देश्य है हमको एक अच्छा नागरिक बनना है, हमको ज्ञान लेना है, और उसका उद्देश्य है कि हमको क्लास 1 2 3 4 क्रम सिस्टम से हमको क्या करना है, पास करना है, वह आगे जाता है। तो उद्देश्य है, यानी एम होता है, उद्देश्य होने से क्या होता है, कार्य अच्छे ढंग से हो जाते हैं। से सब आप 5 अपने से बना लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, इसमें नहीं भी दर्शाएंगे कुछ तो भी काम चल जाएगा, और एक सिस्टम से आपको लिख देना है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। नेचर ऑफ लर्निंग, इसको बोलते हैं नेचर ऑफ लर्निंग। तो अधिगम की विशेष प्रकृति क्या है, यानी हर बच्चे का जैसे प्रकृति नेचर क्या है, स्वभाव। हम कहते हैं ना कि आपका नेचर अच्छा नहीं है, उसका नेचर अच्छा है, तो कहने का मतलब है कि स्वभाव कैसा है। तो सीखने की प्रकृति जो यानी अधिगम है, अधिगम को हम सीखना कहते हैं, इसको इंग्लिश में लर्निंग भी कहते हैं, आपको हमने बता चुका है। तो अधिगम की प्रकृति क्या है, कहने का अर्थ है कि अधिगम की प्रकृति क्या है, कैसे सीख सकते हैं, ठीक है। तो हर इंसान की नेचर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो प्रकृति है, अधिगम एक पॉइंट लिखेंगे इसमें हम, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम एक अधिगम क्या है, एक सक्रिय प्रक्रिया है। जो अधिगम की जो प्रकृति है, जो नेचर है इसका, वो क्या है, एक सक्रिय प्रक्रिया है। जब कोई सीखता है, यानी कहने का तात्पर्य है जब आपने बीएड करने के लिए ठान लिया है, आपने एडमिशन ले लिया है, बच्चे ने एडमिशन ले लिया है, उसको पास होना है जिस क्लास वर्ग में, वो क्या करेगा, वह सीखेगा, बार बार अभ्यास करेगा, तो वह क्या है, वह एक्टिव है। कहने का मतलब कि जब तक एक अध्यापक स्वयं एक्टिव नहीं हो सकता, वह दूसरे बच्चों को एक्टिव नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो अधिगम क्या है, एक सक्रिय प्रक्रिया है। सीखना, जब तक अध्यापक बच्चों को सक्रिय नहीं करेगा तब तक बच्चा भी सक्रिय नहीं हो सकता। यानी मोटिवेट करना एक अध्यापक का काम है, बच्चों को ठूंसना नहीं, थोपना नहीं, शिक्षा को थोपना नहीं, बच्चों को क्या करना है, मोटिवेट करना है, प्रेरित करना है। बार बार अभ्यास करने से क्या होता है, पत्थर भी निशान बन जाते हैं, यानी रसरी आवत जाते हैं शिल पे परत निशान। यानी पानी खींचने के दौरान, आप अपने गाँव पे देखा होगा, गाँव में आज भी पानी, अब समय बहुत ही बदल चुका है, लेकिन रस्सी से पानी खींचते हुए कुएं से क्या है, निशान बन जाता है। तो बालक को हम बार बार अभ्यास कराने से बालक क्या होता है, थार्डाई के सिद्धांतों पे वो बालक क्या करता है, बिल्ली की तरह बार बार अभ्यास करने से, ठीक है, बालक भी सीख जाता है। जैसे थार्डाइक ने बताया था सीखने के नियम, कि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। यानी जब तक आप तत्पर नहीं रहेंगे तो बच्चों को तत्पर नहीं कर सकते। उसी तरह से एक अध्यापक का काम है तत्पर करना, अभ्यास, बार बार अभ्यास कराना। फिर जब दोनों काम करा देंगे तो प्रभाव कब दिखाई देगा, जब आपके सब्जेक्ट का रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा कि आपने कितना मेहनत किया है। तो आप समझ गए, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अब हम आगे चलते हैं। अधिगम व्यक्ति की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। यानी अधिगम क्या होता है, व्यक्ति की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है।
जो विभिन्न शिक्षा शास्त्री लोग हैं, लोग जिन्होंने शोध किया, उनका कहना है कि व्यक्ति की क्रियाशीलता यानी आप कितना सक्रिय हैं, कितना जल्दी से सीखना चाहते हैं, ठीक है, कि आप कितना क्रियाशील हैं कि सीख सकें, यानी उस बच्चे पे है, आप पे है। बच्चे को आप कितना मोटिवेट कर सकते हैं, आप कितना क्रियाशील हैं, वह इस बात पे निर्भर करता है कि कैसे सीख सकता है। हम आगे चलते हैं। अधिगम सहज क्रिया नहीं है। अधिगम सहज क्रिया। अधिगम क्या है? सहज क्रिया नहीं है, यानी सीखना भी आसान नहीं है। वह क्यों? क्योंकि ध्यान भंग होना। अगर बच्चे का ध्यान दूसरी तरफ है, घर की समस्याओं में, या बच्चा आ रहा था, घर वालों ने बोल दिया कि कुछ लेके चले आना, उसको है कि हमको लेके जाना है, कुछ किसी ने उसको धमकी दे दिया है, बच्चों का देखते ही हैं, आपस में मारपीट करते रहते हैं, उनका स्वभाव है, बालक बंदर एक समान, वह स्वभाव है। उसने धमकी दिया कि चलो तुम निकलना तो तुमको हम बताएंगे। अब उसको डर है कि कहीं हमको लोग पीट न दें। तो कहने का मतलब है कि सीखना एक सहज क्रिया नहीं है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों हो सकता है। कहने का मतलब है कि अधिगम क्या हो सकता है? सीखना सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। जैसे बालक क्या करता है, अगर सही दिशा में उसको सिखाया जाए अंकों को, तो वह क्या करता है, वह सही सीखेगा। अगर अध्यापक ने उसको नकारात्मक सिखाया तो वह नकारात्मक सीख सकता है। या परिस्थितियां भी क्या होती हैं, सीखने के लिए उत्तरदायित्व होती हैं। किस परिस्थितियों में हम बच्चे को क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो क्लास के रूम को हमें क्या करना है, उस परिस्थिति के अनुकूल बनाना पड़ता है। तो इस तरह से पॉइंट हो गया। आप इस तरह से 10 पॉइंट 7 पॉइंट भी लिख सकते हैं, लेकिन आप कम से कम 10 पॉइंट इसको बना करके आप एग्जाम में लिख सकते हैं कि अधिगम की प्रकृति क्या है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, व्यक्ति की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। अधिगम सहज क्रिया नहीं है। अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों हो सकता है। तो हम जो है इसे करके हम कम से कम 10 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट होता है सिस्टमेटिक। तो क्या होता है, जो परीक्षक होते हैं वो क्या करते हैं, परीक्षक जांचने वाले कापी वो आपको अच्छा से नंबर दे देते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, दिखाना है, यानी पॉइंट टू पॉइंट दिखाना है कि कैसे हम कह सकते हैं। क्योंकि जो कापी आपकी जांच रहा है वह जानता है, ठीक है ना, वह बहुत अनुभवी व्यक्ति है। इसलिए आप उसको क्या करते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, अच्छा नंबर पाइए। अब हम चलते हैं अधिगम का उद्देश्य। अधिगम का उद्देश्य, अधिगम का उद्देश्य क्या है? अधिगम का उद्देश्य है सीखना, वातावरण तैयार करना। कि अधिगम का जो उद्देश्य है, उद्देश्य का मतलब हो गया कि जैसे सीखना जो होता है